हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ रजत और आज हमारा एक फ़र्स्ट लेसन है। इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हम लोग। एक इंग्लिश का एक पूरा कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कम्प्लीटली पूरी डिटेल के साथ एक एक चैप्टर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा और सारे लेसन्स काफ़ी डिटेल में होंगे। और मेरा पर्पज़ इस पूरे कोर्स का ये है कि मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन जितने भी हैं, इसके नॉर्म्स वगैरह जो भी बने हुए हैं कि ये रोटिंग और क्रैमिंग वाला जो सिस्टम है कि रटने वाला है, उसको अवॉइड करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से अच्छी दूँ और आपको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ एक एक चीज़। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो टेंस है और टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है टेंस। और टेंस की आपको काफ़ी डिटेल में फ़र्स्ट चैप्टर बताऊंगा। इस काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है ये। आपको अगर समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि और कुछ नहीं भी आया। अगर कोई सबसे पहले तो कोई साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, या फिर कोई वीडियो क्वालिटी में कमी है। और अभी तो खैर मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी टेक्निकल भी कुछ ऐसा मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर आप जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे और आपको पसंद आएगा और समझ में आने लग जाएगा तो मैं ऑन स्क्रीन पढ़ाना इसको शुरू कर दूंगा चैप्टर्स को, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ। तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है टेंस। और टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बेसिकली टेंस होता क्या है? एक फॉर्म, जैसे जो वर्ब्स होती है, हम जो वर्ब पढ़ते हैं वो वर्ब्स ही हमको टेंस के बारे में बताती हैं। कोई भी वर्ब होगी, जैसे ये हमने पढ़े हैं, गो हो गई, गोज हो गई, ये वर्ब्स होती है सारी। कोई भी जो वर्ब जो होती है वो अगर किसी पॉइंट इन टाइम को, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को अगर रेफर करती है तो उसी को हम टेंस बोलते हैं। अगर कोई वर्ब किसी और अगर वही कोई वर्ब अगर किसी सब्जेक्ट को बताती है कि वो डूअर है या डूअर नहीं है, तो उसी को हम वॉइस बोल देते हैं, जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो ये उसका तो अलग से खैर चैप्टर आएगा। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस में वर्ब से ही हमें पता चलता है, और वर्ब से हमें बताती हैं कि टेंस होता क्या है। अगर वो कोई वर्ब हमें बता रही है कोई स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो वो टेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो कोई भी वर्ब होगी, जैसे गो होगी, फॉर एग्जांपल गो होगी, ये होगी बेस फॉर्म जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और गोज होगी हमारी डिराइव्ड फॉर्म, जो सिंगुलर फॉर्म होती है। सिंगुलर और ये बेस फॉर्म, इसमें क्या डिफरेंस है और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जैसे कि बेस फॉर्म क्या होती है? जो आपको बेसिक बताए किसी भी वर्ब के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे कि वो है क्या, एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, वो क्या कन्वे करती है, क्या एक्शन करती है। तो गो हमारी जो होती है वो बेस फॉर्म होती है। और उसके बाद जो जैसे सिंगुलर फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट टेंस में या फ्यूचर में होगी या कंटिन्यूस में होगी, उन सबको हम डिराइव्ड फॉर्म्स बोलते हैं। तो बेस फॉर्म जैसे हमारी गो होगी, और गोस जैसे सिंगुलर फॉर्म है, इसको डिराइव्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम वर्ब की। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिंग होगी हमारी बेस फॉर्म। ये होती है बेस फॉर्म। और उसके बाद जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, सिंग्स होगी, सैंग होगी, संग होगी, सिंगिंग होगी, सिंग्स होगी सिंगुलर की, सैंग होगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, संग होगी परफेक्शन जो शो करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग होती कंटिन्यूस फॉर्म में, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आती है सिंगिंग। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ये आपको रटवाया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कईयों में तो फाइव, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, सेवन्थ फॉर्म ऐसे भी बता देते हैं। तो वो सब सब एक रटवाने का तरीका होता है, जो कि मैं फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको सिंपल बेसिक्स बताने चाह रहा हूँ और बिल्कुल आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि जैसे सिंग होगी, ये तो होती है बेस फॉर्म, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जितनी भी फॉर्म्स होती है वो डिराइव्ड फॉर्म होती हैं बेसिकली। फिर वर्ब की जैसे एग्जांपल लेके मैं और बताता हूँ। जैसे कि बी होगी, बी हमारी वर्ब होती है। और हेल्पिंग इसकी एक और फिर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे बी है, बी एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब भी है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। इसके जैसे फर्स्ट फॉर्म
जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो होती है इज़, एम, आर और बी खुद भी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वॉज और वर, जो कि पास्ट टेंस में यूज़ होती है। परफेक्शन जो परफेक्ट में यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है, जो कि पैसिव वॉइस में भी यूज़ होती है, जो एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं उसमें भी यूज़ होती है। और फोर्थ फॉर्म जो होती है बीइंग, जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ होती है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होती है बीइंग। तो ये होती हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो बी की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक सा स्ट्रक्चर, हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टेंस का यूसेज क्या होता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए टेंस के बारे में। तो टेंस को लेके हम जो पढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो टेंस के बारे में जो हम सबसे पहले हमें जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले उसका यूसेज क्या होता है और हमें क्या सीखना होता है उससे। कैसे कोई सेंटेंस आपको कोई एग्ज़ाम में आता है तो उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज, टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कि सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई हमें पता नहीं होगा कि कौन सा टेंस उसमें यूज़ हो रहा है तो हम उसको करेक्ट ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उसको टेंस को हम आइडेंटिफाई करें, उसको पता लगे कि टेंस यूज़ कौन सा हो रहा है और कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके लिए जैसे वॉइस हो गया या नरेशन हो गया, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वॉइस और नरेशन अलग अलग चैप्टर्स हो दोनों, इसके बारे में हम दोनों चैप्टर्स के बारे में अलग अलग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे। अभी खाली टेंस चल रहा है और इसके बारे में, टेंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। वॉइस और नरेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर एक बार हमें टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है तो उसके बाद देखेंगे कि वो सही यूज़ हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको करेक्ट करेंगे, करेक्शन ऑफ टेंसेस, उसको फिर करेक्ट करेंगे। ये बेसिक स्टेप्स होती हैं किसी भी सेंटेंस को देख के उसको टेंस ठीक करना और जज करना। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि दे हैड नो फ्रेंड, दे हैड नो फ्रेंड, ये मैं नरेशन का पार्ट ले रहा हूँ, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक डायरेक्ट स्पीच में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दे हैड नो फ्रेंड। ये एग्जांपल एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, इसको समझते हैं इसमें है क्या क्या। और जो इसमें वर्ब है जो कि हमारी हैड है, हैड हमारी यहाँ पे वर्ब है, ये कौन सा टेंस इसमें यूज़ हो रहा है और क्या है ये समझते हैं। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड जो वर्ब है यहाँ पे जो कि मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में यूज़ हो रही है हैड। नो डिटरमाइनर हो गया, फ्रेंड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन जो होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है हैड और ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। तो ठीक है चलो, अब इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होता है। जैसे अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि होता क्या है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट इनडेफिनेट अगर यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पास्ट इनडेफिनेट यूज़ हो रहा है तो पास्ट इनडेफिनेट से इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग, टेंस जो चेंज करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में, जब अगर पास्ट इनडेफिनेट है उससे अगर इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेम आ गया, जैसे दे सब्जेक्ट हो गया, हैड मेन वर्ब हमारी ये वाली है हैड, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है हमारी। और नो सेम हो गया उसका डिटरमाइनर, और फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दे हैड नो फ्रेंड, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को लगता है कि दो बार हैड यूज़ हो रहा है तो ये बोलने में अटपटा लगता है इसलिए गलत है ये, लेकिन ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये सही स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगले एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तो मैंने एक आपको नरेशन का एग्जाम्पल दिया था जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, अभी एक वॉइस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक एग्जाम्पल है इट हर्ट मी। इट हर्ट मी एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, ये दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है। वो मैंने एक्चुअली पहले से मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले एक पढ़ाने की कोशिश करी थी, उसमें थोड़ी साउंड की टेक्निकलिटी की वजह से मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, इन दोनों में से एक सही है ऑब्वियसली। और इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है। जैसे इट हो गया, इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट होता है। हर्ट हो गया, ये हमारी वर्ब है। मी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जो ये हर्ट है ये कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है,
और ये तो हमें पता ही कि हर्ट के जो तीनों फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जो तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों ही हर्ट 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 ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। पहला भी हर्ट होता है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी हर्ट होता है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी फॉर्म है? तो इसमें ऐसे पता चलेगा कि अगर अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ये इट के साथ एस एस लगा होता, हर्ट्स होता, इट हर्ट्स मी, ऐसा होता, लेकिन ये तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो भी यूज़ नहीं है, तो सिर्फ हर्ट लिखा होता है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। और एक्टिव पैसिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, कि एक्टिव से जब भी पैसिव में लेके जाते हैं तो डोंट चेंज द टेंस इन पैसिव फॉर्म, टेंस कभी चेंज नहीं होता। जैसे नरेशन में तो टेंस चेंज हुआ, पास्ट इनडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट किया था हमने लास्ट एग्जांपल में, और इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो आई एम हर्ट बाय इट, इसका एग्जांपल अगर देखें तो एम से मुझे पता चल गया एम हर्ट, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का है तो ये तो हो नहीं सकता। आई वॉज हर्ट बाय इट, तभी मुझे पता चल गया कि ये पास्ट का है और इसके साथ ये यूज़र है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया टेंस का आइडेंटिफिकेशन और कैसे ठीक करना और कैसे आइडेंटिफाई करना कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से हम सेंटेंस को ठीक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे टेबल देखते हैं कि जो हम टेंस की जो टेबल पढ़ते हैं वो देखते हैं एक बार। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेबल की, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें जानते हैं कि ये जो चार चीज़ें, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये होती क्या है एक्चुअल में? ये चार स्टेट ऑफ वर्ब और स्टेट ऑफ एक्शन होती हैं, जो कि हमको किसी वर्ब के एक्शन के बारे में बताती है कि वो एक्शन कैसा है। इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इनडेफिनेट मतलब कि फ्रीक्वेंट है, कंटिन्यूस है मतलब कि वो चल रहा है अभी भी, परफेक्ट है जो ख़त्म हो चुका है कोई एक्शन। जैसे मैंने बताया ना कि वर्ब से हम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ब से हम पता लगाते हैं कोई भी एक्शन का, वर्ब्स ही हमको बताती हैं। टेंस के बारे में वर्ब्स ही हमको मूड के बारे में बताती है, मूड भी एक अलग चैप्टर आएगा, आगे पढ़ेंगे। नरेशन और वॉइस वगैरह, वॉइस का भी एक्शन ये वर्ब्स ही बताती हैं। तो वर्ब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है काफ़ी। और तो इसमें परफेक्ट बताती हैं, जो अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको परफेक्ट से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी चल रहा है कंटिन्यूस में और पास से रिलेट करके बोल रहे हैं तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये स्टेट ऑफ वर्ब होती है, स्टेट ऑफ एक्शन होती है। और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये क्या होती है? ये थ्री प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, जो हमको बताते हैं कि जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट का है या फ्यूचर में होगा। तो ये चीज़ होगी, बेसिक स्ट्रक्चर है। फटाफट इसको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये इसका होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये यूज होता है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का एक बार ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या है, डिड और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये यूज़ होता है। जब डिड यूज़ होता है, डिड मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होता है, कोई भी जब क्वेश्चंस लिखते हैं उसमें डिड का यूज़ करते हैं। डिड यू गो देयर, डिड यू नॉट डू दैट, डू दिस, ये सब। तो डिड का जब हम यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो जो डिड अगर हमने यूज़ कर लिया तो आगे जो वर्ब होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, ना कि पास्ट में। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आप याद करना कि जब भी हम डिड का यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर हमेशा जो आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, ना कि पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो देयर, अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि डिड यू गो देयर, तो इसमें मैंने क्या बोला, डिड हमारा यूज़ हो गया, यू गो हमारी वर्ब थी, तो मैंने वेंट, यू वेंट नहीं बोला कि डिड यू वेंट देयर, मैंने बोला डिड यू गो देयर। तो हमेशा डिड के बाद क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ना कि पास्ट का। और अगर क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है और डिड का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे अगर पास्ट की बात हो रही है। फिर आगे स्ट्रक्चर बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस के, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये वॉज वर और ये सब इज एम आर, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब के पहले जो हम लिखते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू, डज, इज एम आर, वॉज वर क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब जो होती है उससे पहले लिखते हैं। और मेन वर्ब के साथ इसमें क्या आएगा, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये।
फिर पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि हम क्या पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको नोट कर लेना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लीज़ आप नोट्स इसके बनाते रहिएगा साथ साथ। और कहीं आपको समझ नहीं आ रहा तो पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख लो और उसको सुनो बार बार। और जो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा प्लीज़ फोकस करना। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, बजाय सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ है और आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ ये। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ नोट्स में उसको साइड में ऐसे छोटा छोटा लिख लेना, किसी और पेन से या कैसे भी उसको प्लीज़ लिख लेना, अगर आपको याद रहे तब आप जब आप रिवीजन करो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया टेंस का स्ट्रक्चर। अभी आपको वॉइस का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फ्यूचर में कई लोगों को दिक्कत होती है, कि फ्यूचर का एक एग्जांपल देता हूँ कि कमल विल हैव अरेस्टेड। ये एक्टिव फॉर्म है, वॉइस का एग्जांपल है, कमल विल हैव अरेस्टेड। तो यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ होता है ये आइडेंटिफाई करता हूँ। विल यूज़ हो रहा है, एक तो विल से मुझे पता चल गया फ्यूचर की बात है। और हैव अरेस्टेड ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट यूज़ हो रहा है जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, ये स्ट्रक्चर है। तो इससे मतलब मुझे पता चल गया कि जो यहाँ पे टेंस यूज़ हुआ है फ्यूचर परफेक्ट यूज़ हुआ है। तो अगर पैसिव फॉर्म है तो मैंने बताया था वॉइस के अंदर टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो पैसिव में लिखेंगे तो पैसिव में भी फ्यूचर परफेक्ट ही आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कमल विल हैव बीन अरेस्टेड। हैव बीन अरेस्टेड, बीन क्या होता है, परफेक्ट शो करता है और पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बीन लिखा है हमने। ये आगे बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे ये। अभी ये समझ लेते जैसे कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा पैसिव, कमल विल हैव बीन अरेस्टेड ये होगा। अच्छा, एक और जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस का हम पढ़ते हैं, ये सबको पता होता है कि एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कि जब कोई सेंटेंस है जैसे ये कमल विल हैव अरेस्टेड, इसमें पैसिव में जब इसको लिखेंगे तो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब टेंस सेम ही रहता है, और परफेक्शन के साथ हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं बीच में वर्ब के साथ, जैसे बीन यूज़ किया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे ही स्ट्रक्चर इसमें जैसे कमल है और सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कमल जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही है। ऐसा क्यों, एक मैं पहले ऊपर वाला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ऊपर हुआ क्या था। जैसे ये भी मैंने आपको वॉइस का एग्जांपल दिया था, इट हर्ट मी। इसमें इट जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो मी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। जैसे यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म थी, मी की जगह हमने मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई हो गया। और इट का जो सब्जेक्ट बना दिया वो पीछे लिख दिया, वो इट का इट ही होता है। बीच में हमने पैसिव का स्ट्रक्चर लगा दिया था। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो कमल है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना, वो पीछे क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हम वर्ब्स जो पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सब्जेक्ट को डूअर के हिसाब से देखा जाता है कि सब्जेक्ट जो वो क्रिया जो काम है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। सब्जेक्ट किसी भी जो सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है कोई और कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें कमल विल हैव अरेस्टेड है, तो कमल को अरेस्ट किया जाएगा। तो कमल को अरेस्ट किया जाएगा, कौन करेगा, कमल खुद तो करेगा नहीं, कमल को कोई और करेगा, पुलिस वाला होगा हो। तो जो डूअर है, जो अरेस्ट करने वाला है, वो इसमें मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इसमें लिखा ही नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कमल यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख दिया हमने, और ये गलत नहीं है। तो ये चीज़ अभी काफ़ी ब्रीफली बताई मैंने, आगे काफ़ी डिटेल में इसके बारे में जब हम चैप्टर पे आएंगे तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसके बाद आते हैं हम ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। प्राइमरी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सिलरीज क्या होती है, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो तीन है। एक तो होगी बी। बी की मैंने आपको सारी डिराइव्ड फॉर्म्स भी बता दी थी, वो फर्स्ट फॉर्म पहले, सेकंड, थर्ड और कंटिन्यूस। बी होगी, डू होगी और हैव होगी। इनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से स्टेट ऑफ वर्ब और कौन से स्टेट ऑफ एक्शन में यूज़ करते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ वर्ब क्या, जो ये इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस ऊपर जो मैंने आपको टेबल में बताया था, इसमें ये देखो, ये
इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये कौन सी स्टेट ऑफ वर्ब और एक्शन में यूज होती हैं, ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये बता रहा हूँ मैं आपको भी। जैसे बी हो गया, जो बी है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वर्ब में, स्टेट ऑफ एक्शन में यूज होती है, जब हम कंटिन्यूस उसमें बताते हैं। डू हो गया वो इंडेफिनेट में, हैव हो गया वो परफेक्ट में। जैसे कि ऊपर जो टेबल में भी आप देखो, जैसे बी है, बी कंटिन्यूस में यूज होता है। अभी देखो ये रहा प्रेजेंट में, कंटिन्यूस में देखा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, इज एम आर। बी की मैंने पीछे क्या बताई थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, इज एम आर और बी। तो ये देखो यहाँ पे यूज हो रहा है कंटिन्यूस में। डू का इनडेफिनेट में होता है, देखो इनडेफिनेट में डू, डज, यहाँ पे यूज हो रहा है। हैव परफेक्ट में, तो देखो परफेक्ट में हैज, हैव, हैड, इनकी डिराइव्ड फॉर्म यूज हो रही है और यही यूज हो रहा है। तो ये बता रहा हूँ जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और ये कहाँ का यूज होती हैं, इन स्टेट ऑफ एक्शंस में यूज होती हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा एक हैव का डिस्कस कर लेते हैं कि हैव जो होता है उसकी जैसे बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म जो होती है वो हैव होती है। हैव की फिर डिराइव्ड फॉर्म होती है। डिराइव्ड फॉर्म कौन कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव खुद होगी, सिंगुलर होगी हैज़, प्लूरल होगी हैव, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड होगी, थर्ड फॉर्म भी हैड होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैविंग, फोर्थ फॉर्म मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म, थर्ड फॉर्म मतलब कि परफेक्ट फॉर्म, सेकंड मतलब कि पास्ट जो बताता है, पास्ट टेंस में यूज़ करता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या, दोनों हैड है, तो पता कैसे लगाएंगे, एक एग्जांपल इसका कर चुके हैं ऑलरेडी हम, कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता लगाना है तो हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब की एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो। अगर सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, इसीलिए मैं पता चल जाता है अगर यूज़ नहीं होती कि वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सेंटेंस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे वर्ब एक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब एक्शन क्या होता है। जो ये स्टेट ऑफ वर्ब और स्टेट ऑफ एक्शन, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये होते क्या और कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, क्यों हम इनको ऐसे यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है, कौन से स्टेट ऑफ एक्शन में कौन से वर्ब यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ब ऑफ एक्शन आना चाहिए। तो जैसे पहला जो हम देखते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जो होता है उसमें हम फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक्शंस हो गए वो लगातार डेली बेसिस पे हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है उसमें, कोई सिसेशन नहीं है, सिसेशन मतलब कि रुकावट, हिंड्रेंस, वो होगी। तो फ्रीक्वेंट, लगातार, परमानेंट एक्शन है उनको इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। कोई एक्शन है, कोई वर्ब है, अगर वो टेम्पररी गोइंग है, अगर वो कंटिन्यूस है, जैसे बारिश अगर लगातार हो रही है और मेरे को बताना है किसी सेंटेंस में कि ये बारिश लगातार हो रही है, तो उसको मैं कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करूँगा। कंटिन्यूस वर्ब को उसको लेके आकर उससे वैसे एक्सप्रेस करूँगा। अगर मुझे कोई भी एक्शन बताना है, किसी सेंटेंस मुझे ऐसा बनाना है जिसको मुझे बताना है कि वो काम हो चुका है, तो उसको मैं परफेक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन में लिखता हूँ, ठीक है, जो कि कंप्लीट और डन एक्शन होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन से एक्शंस आते हैं, एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ टाइम से जो चलते आ रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग कन्फ्यूजन होती है कि परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं। ये होता है जैसे कोई भी काम अगर हमको शो करना है किसी सेंटेंस में, कोई भी एक्शन है, को किसी पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से लेके यहाँ तक वो चलता आ रहा है और हमको उसको दिखाना है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में शो करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एग्जांपल से और एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, अभी ये किसका एग्जांपल है, सबसे पहले तो कैसे पता लगाएंगे, टेंस पता लगाते हैं इसमें, सेंटेंस को देखते कैसे हैं, जज कैसे करते हैं, और ठीक कैसे करना है, उसमें गलती है या नहीं, ये कैसे देखते हैं, एग्ज़ाम में भी कैसे भी आए। जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, जो मैंने बताई थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस को देखो, टेंस को देखने के लिए वर्ब को देखो, वर्ब कहाँ पे हमारी, ये हमारी वर्ब है, ये तो हमारा वी हो गया सब्जेक्ट, आर और लर्निंग ये हो गया हमारा वर्ब, और इंग्लिश हमारा हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। तो आर लर्निंग है, आर तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये लर्निंग हो गया हमारा मेन वर्ब, जो कि आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस में हो रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। यानी मैं बता रहा हूँ कि अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मैंने कंटिन्यूस में बताया, टेम्परली गोइंग ऑन एक्शंस, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो मैंने इस कंटिन्यूस वर्ब ऑफ एक्शन का यूज़ करके ये सेंटेंस बना दिया, जो कि ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस में अगर एवरी डे पीछे लगा दूँ, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे,
अब एवरीडे से मेरे को क्या मतलब समझ में आता है कि एवरीडे एक टाइम का रेफरेंस दे दिया है मैंने। एवरीडे मतलब कि रोज़, रोज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं रोज़ किसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया इनडेफिनेट में। देखो फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन, तो अगर रोज़ कोई चीज़ हो रही है तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन है। और फ्रीक्वेंट एक्शन जितने भी होते हैं उसको हम कंटिन्यूस में शो नहीं करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में तो तब शो करूँगा जब वो काम हो रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं जो चीज़ रोज़ कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, और उस चीज़ को वैसे बताना मुझे, तो वैसे बताने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, सॉरी, सिर्फ इंडेफिनेट उसमें करूँगा। टाइम तो कोई सा भी आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अगर एक्शन बताना है तो इंडेफिनेट में यूज़ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। वी आर लर्निंग नहीं होगा, वी लर्न इंग्लिश एवरी डे, ये आंसर हो जाएगा इसका। टाइम डिसाइड द टेंस ऑलवेज। हमेशा टाइम को देख के हम टेंस ठीक करते हैं, ना कि इसको टेंस को देख के टाइम ठीक करते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि हमने ये क्यों नहीं ठीक किया। नहीं, इसको नहीं ठीक करते हैं, वरना सेंटेंस की सेंस ही गलत हो जाएगी, सेंस ही गलत, रॉन्ग हो जाएगी एकदम, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अगर इसको काट दूंगा तो फिर ये वाला मतलब हो जाएगा, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा ना पूरा। तो कभी भी टाइम को चेंज नहीं करते हैं, टाइम के हिसाब से वर्ब एक्शन को, टेंस को ठीक कर किया जाता है। और अभी इसको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको देख के पता चल जाता है हमको कि वो टाइम डिनोट कर रहे हैं। फिलहाल और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि इट इज़ यूजुअली रेनिंग हेयर हैवीली, ये भी एक एक्शन है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे इट इज़ यूजुअली रेनिंग हेयर, तो सबसे पहले तो टेंस देखता हूँ। ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट, इट। इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, यूजुअली हो गया टाइम डिनोट कर रहा है ये मेरा। रेनिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस में चल रहा है। हेयर डिटरमाइनर, हैवीली ये वो एडवर्ब हो गया, मेरे को बता रहा है कैसे, हाउ का रिप्लाई है हैवीली। तो इसमें मेरे को क्या पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है, इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और यूजुअली मेरे को टाइम बता रहा है कि मेरे को टाइम पता चल गया यहाँ पे कि यूजुअली मतलब कि होती रहती है, मतलब कि बार बार होती रहती है। तो बार बार अगर होती रहती है तो वो भी फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये भी गलती हो गया। अगर कोई फ्रीक्वेंट एक्शन है तो उसको कंटिन्यूस में नहीं लिखते, उसको इनडेफिनेट में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इट यूजुअली रेन्स। देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब भी होता है ये भी हट जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या होता है? इट यूजुअली रेन्स हेयर हैवीली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैव सेल्डम प्लेड चेस विद अस। दे हैव सेल्डम प्लेड चेस विद अस, सबसे पहले वर्ब देखेंगे कौन सी टेंस यूज़ कर रहा है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे। प्लेड जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन मेरे को पता चल गया हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है। ये टेंसेस में मेरे को पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे ये समझना है मेरे को, कि ये पहले तो ये देखता हूँ सही है गलत है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या बताया था? परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जितने भी कंप्लीट और डन एक्शन है, ये देखो जितने भी कंप्लीट और डन एक्शन है वो परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहा है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कहते हो कंप्लीट और डन एक्शन जो कि हो चुका है। लेकिन सेल्डम यहाँ पे आ रहा है वर्ड। सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम का मतलब समझते हैं, रेयरली और ऑलमोस्ट नेवर, बहुत ही मतलब रेयरली या कभी नहीं, मुमकिन ना के बराबर, जो बहुत ही कम खेलते हैं। इसका मतलब है सेंटेंस का कि वो कभी कभार खेलते हैं लेकिन खेलते ज़रूर हैं। सेल्डम का ये भी फ्रीक्वेंट एक्शन है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। अगर कोई काम मैं महीने में एक बार करता हूँ या 2 महीने में एक बार करता हूँ, लेकिन हर 2 महीने में एक बार हो रहा हूँ, साल में जैसे 6 बार कर दिया, अगर 2 महीने में एक बार कर रहा हूँ लेकिन कर ज़रूर रहा हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, लेकिन वो फ्रीक्वेंट एक्शन में करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, वो भी फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी लो क्यों ना हो। तो वो कह रहे हैं कि दे हैव सेल्डम प्लेड चेस विद अस, उन्होंने रेयरली हमारे साथ चेस खेला है, लेकिन खेलते ज़रूर है, कम खेलते हैं लेकिन। तो ये भी फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो सेल्डम से मुझे पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा, देखो दे हैव कट जाएगा और प्लेड की जगह प्ले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही? दे सेल्डम प्ले चेस विद अस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जैसे सेल्डम रेयरली और ऑलमोस्ट होता है लो फ्रीक्वेंसी का, वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वर्ड यूज़ होता है ऑफन। ऑफन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, ये हाई फ्रीक्वेंसी का। जैसे महीने में मतलब रोज़ अगर खेल रहे हैं हम, तो ऑफन वी प्ले चेस विद ईच अदर, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने आंसर बताया ना, दे सेल्डम प्ले चेस विद अस।
अगर ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफन प्ले चेस विद अस, ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ कुछ जो कि टाइम डिनोट करते हैं, जो कि बताते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, जो टाइम डिनोट करते हैं, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी बताते हैं, जो फ्रीक्वेंट एक्शन है या नहीं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली, सेल्डम, ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर। ये वर्ड्स होते हैं जिनको हमें टाइम देख के पता चल जाता है कि टाइम की रेफरेंस हो रही है और फ्रीक्वेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। जैसे नेवर हो गया, नेवर भी एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। अब आप बोलोगे नेवर, इसमें तो कुछ काम हुआ ही नहीं, तो ये कैसे फ्रीक्वेंट एक्शन है? ये एक्शन ऐसा है जिसमें काम हुआ ही नहीं है, ये टाइम है। तो इन जितने भी टाइम डिनोटिंग ये होते हैं जो बताते हैं हमको, इनको इनडेफिनेट टेंस में लिखते हैं। लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और यही मैं मेरी कोशिश है आपको ये समझाने की, प्लीज़ रटने की कोई किसी भी रूल रेगुलेशन को मत ऐसे रटो। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं आपको समझाऊँ, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूँ और आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को बताओ कि आपको कोई अगर डाउट आ रहा है या कोई आपको साउंड की, मैंने बताया कि साउंड की अगर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है शीट पे या कैसे भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो इस चीज़ को कि अगर टाइम अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम इनडेफिनेट में क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको रीज़न बताया क्यों लिखते हैं। क्योंकि क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि वो आपको हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है कि वो काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यही समझने की कोशिश करते हैं हम और इसी हिसाब से टेंस ठीक करते हैं। जैसे जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया, ये रहा इंडेफिनिट, ये एक्शन, इनके हिसाब से हम ठीक करते हैं और इसी वजह से हम इन सबको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे और एग्जाम्पल समझते हैं। और जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्रीज़ हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड। ट्रीज़, इसमें टेंस देखता हूँ कौन सा यूज़ हो रहा है सबसे पहले। तो ट्रीज़ तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव प्रिपेयर्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एक और एग्जांपल जैसे समझते हैं, वाटर इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक फैक्ट है। इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है? इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें यूज़ हो रहा है। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है। तो इसमें सेंटेंस समझते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ट्रीज़ अपना खाना खुद बनाते हैं और इसमें प्रिपेयर्ड है। अगर जो पहले आपको मैंने जो अभी स्टेट ऑफ एक्शंस का जो पर्पस बताया, कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट अगर यूज़ हो रहा था यानी कंप्लीट और डन एक्शन है। तो ट्रीज़ ने अपना खाना बना लिया है, ख़त्म कर चुके हैं खाना बना के। तो ऐसा सेंटेंस के मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हमेशा खुद ही बनाएंगे, कोई और उनके लिए कभी नहीं बनाएगा। वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, वो बार बार बनाएंगे। आज जैसे ख़त्म हुआ तो कल भी तो खुद ही बनाएंगे, कल उनके लिए कोई और आके नहीं बनाने वाला। तो वो एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। वाटर इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। जैसे फ्रीक्वेंट का तो मैंने आपको बता दिया, परमानेंट एक्शन है ये। इसीलिए मैंने इनडेफिनेट में बताया कि फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस को हम देखते हैं। वैसे ये सारे परमानेंट एक्शंस हैं। परमानेंट एक्शंस मतलब कि अगर आज वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो कल को 200 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, कल भी 100 पे ही बॉईल होगा। ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। और जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं हम उसको इनडेफिनेट फॉर्म्स में लिखते हैं। इसीलिए दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है और इसमें कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। इज़ बॉइलिंग एट, कंटिन्यूस का मतलब अभी हो रहा है, अभी क्या होगा, कल भी होगा, हमेशा ही होगा। तो इसलिए इसको परमानेंट एक्शन, इसलिए इनडेफिनेट में लिखा जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूस में नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीज प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसका तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट में। और इसका हो जाएगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स, जितनी भी कहावतें प्रोवर्ब्स होती हैं, अडेज, वाइज सेइंग होती हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस, मतलब प्रोवर्ब बोलते हैं। और इन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वी हैव पेड द बिल येस्टरडे। अब ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस तो मैंने बता दिया इसमें गलत है, लेकिन क्यों गलत है समझते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव पेड हमारी वर्ब होगी, और कौन सी वर्ब है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है। द
बिल येस्टरडे, द बिल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और येस्टरडे हमारा टाइम बता रहा है जो हमने डिस्कस किया था। तो अगर ये येस्टरडे है और ये कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? परफेक्ट तो बताते हैं कि कंप्लीट और डन एक्शन है, यानी कि वो काम हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि प्रेजेंट है मतलब कि आज से रिलेट करके बता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई पास्ट की बात आज से रिलेट करके बोल रहे हैं कि जो कल का बिल था वो मैंने आज सबमिट किया, अभी अब मैं बिल पे किया है। तो अगर ऐसी बात मुझे बोलनी है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँगा मैं। लेकिन इसमें मैंने बिल तो येस्टरडे कल ही दे दिया, कल ही काम ख़त्म हो चुका है, आज से तो कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये हैव पेड नहीं आना चाहिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वी पेड द बिल येस्टरडे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परफेक्शन, जो मैं परफेक्ट टेंस की बात बता रहा हूँ, जो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आया था, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं कि पास्ट का कोई भी काम प्रेजेंट से रिलेट करके अगर मैं बता रहा हूँ तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लेना कहीं, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आगे टेंस में काफ़ी मदद करेगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको देखते ही यूँ पता चल जाएगा आंसर्स। आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए, कोई भी हो जाए। ठीक है, तो परफेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में जो हम परफेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में समझते हैं एक बार क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। जो प्रेजेंट में होता है वो तो होता है एब्सोल्यूट केस, उसको जैसे मतलब काम ख़त्म हो गया है, वो प्रेजेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं कि वो काम है जो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ, आज उसने पास्ट का कोई काम था प्रेजेंट में आके ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट हो गया, ये होता है। लेकिन पास्ट और फ्यूचर का थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। कैसे? अगर पास्ट परफेक्ट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसको मैं कैसे लेता हूँ, उसको रिलेटिव कंप्लीशन शो करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने यूज़ किया किस लिए, पास्ट का कोई काम प्रेजेंट में ख़त्म कर दिया है उसी टाइम, तो वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करूँगा। तो पास्ट परफेक्ट किस लिए होता है? पास्ट परफेक्ट होता है कोई पुराना काम पुराने काम पे ही उसी टाइम ख़त्म किया, उसको रिलेटिविटी शो करने के लिए, रिलेटिव कॉम्प्लीशन शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपके काफ़ी अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, वो समझाता हूँ। देखो, पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम, ये समझाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन दे गॉट मैरिड इन 2012 दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें टेंस समझते हैं, पहले ये फुल स्टॉप है, पहले इतना सेंटेंस है ये। इसमें है कि व्हेन दे गॉट मैरिड इन 2012, 2012 में शादी हुई उनकी। और सेकंड बात बोल रहे हैं कि 2012 से पहले दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो, 5 साल पहले उन्होंने 2012 से पढ़ाई भी की है एक साथ। तो 2007 से लेकर 12 तक उन्होंने पढ़ाई भी करी साथ में। तो ये टेंस का यूज़ कैसे होता है और कौन सा टेंस मुझे इनमें यूज़ करना चाहिए, तो ये तो हो गया पास्ट की बात। दे गॉट मैरिड इन 2012, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया। और अभी जो सेकंड बात है, मुझे क्या बतानी है, 2012 से, पास्ट ऑफ पास्ट बता रहा हूँ ये बात इस सेंटेंस में। दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट 2012 से भी पहले की कोई बात अगर मुझे बतानी है तो उसके लिए टेंस यूज़ होना चाहिए, सेंस कौन सी यूज़ होनी चाहिए, पास्ट ऑफ पास्ट। तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं हम, जैसे कि दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो, 5 years अगो। तो इसमें टेंस तो एकदम ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट यूज़ कर रहा हूँ, दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो। लेकिन इसमें गलती क्या है, अगो की। अगो का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। अगो का मतलब क्या होता है, देखो, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंट से बैकवर्ड। लेकिन ये तो पास्ट 2012 से पहले की बात कर रहा है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम बिफोर। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से भी बिफोर, पहले की बात, उसके लिए बिफोर यूज़ करते हैं। तो इसमें टेंस तो ठीक था लेकिन इसमें टाइम गलत था। मैंने क्या बताया था आपको कि टाइम के हिसाब से हम टेंस को ठीक करते हैं। लेकिन देखो यहाँ सेंस सेंस बननी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि रटने की और क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो टाइम चेंज हो गया है। और टाइम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंस टाइम की गलत थी। एगो का मतलब तो ये होता है कि बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, लेकिन यह बात ही पास्ट की हो रही है, पास्ट ऑफ पास्ट बताना हमें, तो एगो कैसे लिख सकते हैं हम, बिफोर। इसीलिए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इसी पे मेरा फोकस है। और धीरे धीरे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा ये। रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रूल्स जितने भी हैं या मैं आपको कम्प्लीटली
एक्सप्लेन कर दूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा, हर चीज़ की। तो ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे आगे पढ़ाता रहूँगा। टेंस के और भी चैप्टर्स आएंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है एकदम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो आगे एक ऊपर वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि आई बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 बुक खरीदी। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हो रहा है। बॉट वर्ब है, मेन वर्ब है, और इससे मुझे पता चल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो ये पास्ट का काम है और ख़त्म हो चुका है। बुक उसी टाइम खरीद ली पास्ट में, और वो काम जो खरीदने का था वो तो ख़त्म हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर लिया मैंने। अगला सेंटेंस अगर मैं देखूँ, दे हैड मेट मी 5 years ago। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, हैड मेट। हैड तो हेल्पिंग वर्ब होगी, मेट मेन वर्ब है, तो मेट थर्ड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है। यानी कि पास्ट परफेक्ट क्या बताया, पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस होनी चाहिए। दे हैड मेट मी 5 years ago। 5 years ago, अब टाइम का रेफरेंस तो ये आ गया मेरे पास 5 years ago, लेकिन अगो का मतलब क्या है? अगो का मतलब क्या है? बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पे ऐसे केसेस में, जैसे उस केस में तो सेंस नहीं बन रही थी, लेकिन इसमें तो टाइम के हिसाब से चेंज करेंगे। हमेशा जब अगर पहले कॉल लेने का है ठीक करने का, तो कोशिश करना कि टाइम के हिसाब से टेंस को ठीक करो, ना कि उसके हिसाब से। वहाँ मैंने इसलिए आपको समझाया कि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी इस एग्जांपल में कि हम टाइम को ही चेंज कर सकते थे, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, वरना सेंस गलत हो जाती। सेंटेंस की सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बजाय हर बार उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 years ago, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, पास्ट इनडेफिनेट आएगा। दे मेट मी 5 years ago, 5 साल पहले मिले, और जो मिलने का प्रोसेस था वो तो 5 साल पहले ही ख़त्म हो गया ना, तो ये सेंस बन रही है सही। और अभी तक तो ऐसा चालू नहीं हो रहा कोई पास्ट की, और पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसका एक और रीज़न है कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ पास्ट का, और कोई कि मैं पास्ट ऑफ पास्ट लिखूँ। यहाँ तो सीधा सिर्फ पास्ट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस था 2012 का, 2012 का था, उससे पहले की बात हो रही थी, तो ये 2012 पास्ट का रेफरेंस था। इसीलिए मैंने पास्ट ऑफ पास्ट का यूज़ यहाँ पे किया, हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो प्लीज़ वो भी मेरे को बताना कि मेरे को, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे आगे वाली वीडियोज़ बनाने का, और अच्छे से और समझाने का, और अपना पूरा एफर्ट डालने का। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट के बताया, ऐसे ही वर्ड्स होते हैं पास्ट इंडेफिनेट के भी। जैसे कि अगो हो गया, जिसका मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। येस्टरडे, लास्ट मंथ, इन पास्ट, अर्लियर, 2012, इन चाइल्डहुड। इन सब से देख के ही पता चल जाता है कि ये मतलब पास्ट इंडेफिनेट के है, पास्ट की बात हो रही है, तो इनमें पास्ट इंडेफिनेट यूज होता है। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझने की ज़रूरत है। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनका मीनिंग, जैसे अगो का मुझे मतलब पता था, येस्टरडे का भी सबको मतलब पता है, लास्ट मंथ पिछले महीने की बात हो रही है, इन पास्ट ये भी पास्ट। तो इन सब का एक एग्जाम्पल, इन पास्ट का चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि दीज आर आइडियाज़ एंड आइडियल्स दैट हैव शेप्ड आर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट। यही वो आइडियाज़ और आइडियल्स है जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी है वो बिल्डअप हुई है पास्ट में। अब मेरे को पता चल गया है यहाँ पे इन पास्ट है, ये टाइम का रेफरेंस मेरे को मिल गया है कि ये टाइम का रेफरेंस है, यानी कि इन पास्ट की बात हो रही है। अब मैं देखूंगा टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, दीज आर आइडियाज़ एंड आइडियल्स दैट हैव शेप्ड। हैव हेल्पिंग वर्ब, और शेप्ड यानी प्रेजेंट की यूज़र है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़र है। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ होता है जब पास्ट के बाद प्रेजेंट से रिलेट करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, इन पास्ट। इन पास्ट मैंने पास्ट का कोई काम था ख़त्म हो गया है, तो प्रेजेंट से तो कोई रिलेशन पास्ट का कोई है ही नहीं, कि मैं उसको कोई पास्ट का काम है वो आज ख़त्म हुआ है, या आज हमारी इकोनॉमी है वो शेप करी है। नहीं, इकोनॉमी शेप कर चुकी है, वो काम ख़त्म हो चुका है। इकोनॉमी को जो शेप करना था वो पास्ट की वजह से वो भी शेप कर चुकी है, इसीलिए हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेंस को समझो, सेंटेंस की जो सेंस होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। दीज आर आइडियाज़ एंड आइडियाज दैट शेप्ड आर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट, ये सही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया। चलो तो गाइस, ये तो हो गया टेंस का। आज हमने छोटा सा एक चैप्टर पढ़ा है, पूरा हमने कवर कर लिया है। और अभी मैं आपको एक वोकैब का छोटा सा सेक्शन, 5 6 वर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर डेली का हम एक कोई चैप्टर कर रहे हैं उसमें वोकैब अगर साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं
तो आपकी उसके साथ साथ ही बिल्डअप हो जाएगी वोकैब। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगली बार से मैं ट्राई करूँगा सेशंस के बीच में ही, जब भी हम जैसे चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, तो वोकैब के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं साथ साथ यूज़ करता रहूँ। ठीक है, वोकैब मतलब चैप्टर के बीच में ही वोकैब यूज़ करूँ, और आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पता लगाना कि वो वर्ड्स में यूज़ कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स थे, कौन कौन से वर्ड्स थे मैंने कहाँ पे यूज़ किए हैं, और बाद में फिर उसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग उन वर्ड्स को। ठीक है, अभी हम वोकैब के वर्ड्स यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो ये आज हमारी आज के वोकैब है। आज वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है अबैश। अबैश ये भी समझना ज़रूरी है कि वर्ड देख रहे हैं साथ साथ कि वर्ब है, कौन सा वर्ब है। इनसे क्या पता चलता है, अगर हम ये देखते हैं कि वर्ड्स कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं लेकिन यूज़ कहाँ पे करना है ये नहीं समझ पाते, तो कई बार गलत यूज़ करते हैं। तो फ़ायदा क्या है उस वर्ड का अगर आपको यूज़ करना ही नहीं आ रहा था उसका। तो मतलब के साथ साथ यूज़ करना भी उसका इंपॉर्टेंट सीखना ज़रूरी है। तो अबैश है, वर्ब है। वर्ब मतलब कि एक्शन, कोई काम हो रहा है, तो उसका अबैश का मतलब होता है टू मेक अशेम्ड या एम्बेरस फील करना। एम्बेरस फील कराना या एम्बेरस फील करना, ये होता है वर्ब एक्शन। ठीक है, एम्बेरस की स्पेलिंग देख लेना गाइस, क्योंकि बहुत लोग गलत कर देते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं कई बार कि EMBARRASS होती है, सिंगल लेटर RASS होती है एम्बेरस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन फेल्ट अबैश्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू रिमेंबर हिज लाइन्स। मोहन को एम्बेरसिंग फील हुआ, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसको अपनी लाइन्स याद नहीं रही। ठीक है, उसकी इनएबिलिटी थी कि वो अपने लाइन्स याद नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसको एम्बेरसमेंट फील हुई। ठीक है, तो इसका अबैश हो गया। आगे बढ़ते हैं अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, टू सबसाइड और टू रिड्यूस। रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम करना, किसी इंटेंसिटी कम करना किसी चीज़ की, कोई चीज़ कम होना। सबसाइड का मतलब ही रिड्यूस होता है। तो देखो, जैसे अबेट के साथ साथ नया वर्ड एक और यहाँ पर भी मिल गया, सबसाइड। ये भी नहीं पता हो तो ये भी याद कर लेंगे, कितने वर्ड्स साथ साथ बिल्डअप होंगे। टू सबसाइड, टू रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, मोहन्स एगोनी अबेटेड आफ्टर हिज ट्रीटमेंट। मोहन की एगोनी, एगोनी मतलब कि पेन, दुख, दर्द। मोहन की एगोनी अबेटेड, अबेटेड यानी कम हो गई ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर हिज ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट एक बार हो गया, उसके बाद उसकी जो एगोनी थी वो अबेटेड हो गई। अबेटेड यानी कि कम हो गई। फिर एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी कि स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन। कोई अपनी पोजीशन से अगर उसको छोड़ दे तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का साथ देने के लिए अपनी पोस्ट से, सिविल सर्विसेज का रिज़ाइन कर दिया था, तो एब्डिकेट कर दिया था उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन, स्टेप डाउन कर दिया था अपनी पोजीशन से। वैसे एग्जांपल देखते हैं, द किंग एब्डिकेटेड फ्रॉम द क्राउन फॉर हिज यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई के लिए उसने अपनी क्राउन की जो पोजीशन थी वो एब्डिकेट कर दी, मतलब कि छोड़ दी, नीचे उतर गया। फिर आगे बढ़ते हैं एबरेशन। एबरेशन का क्या मतलब होता है, नाउन होता है ये, मतलब कि अ डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। अ डिविएशन मतलब स्टैंडर्ड, मतलब कि एक सेकेंड, एब्रेशन मतलब कि डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर कुछ भी अटपटा, कुछ अजीब, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी जो नॉर्मल है उससे अलग कुछ हो रहा है, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि राम्स बैड बिहेवियर वॉज एन एब्रेशन। राम वैसे तो अच्छा बंदा है, अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन उसका बैड बिहेवियर देख के लगा कि वो दैट वॉज एन एब्रेशन, वो अटपटा था, वो डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड था। जो कि स्टैंडर्ड था, जो कि राम का अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन उस दिन उसका बैड बिहेवियर था। तो उसका बैड बिहेवियर कैसा लग रहा था, एक एब्रेशन लग रहा था। एविएशन, एब्रेशन मतलब कि कुछ अटपटा, कुछ अजीब, नॉर्मल से अलग लगना, उसको बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एबहोर। एबहोर का मतलब होता है टू हेट वेरी वेरी मच। एक तो होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से नफरत करना, लेकिन एक होता है नफरत से भी बड़ी चीज़ नफरत करना, उसको बोलते हैं एबहोर, नफरत से भी बड़ी। टू डिटेस्ट, टू डिटेस्ट भी एक और अच्छा वर्ड है, डिटेस्ट करना, एबहोर करना। ठीक है, इसका एग्जांपल, आई एब्सोल्युटली एबहोर वॉशिंग द डिशेज इन द क्वारंटीन। क्वारंटीन के अंदर मुझे वॉशेज, बर्तन धोना बहुत ही बुरा लगता है, बुरा नहीं, बहुत ही बुरा लगता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये तो गैस हो गया आज की वोकैब होगी। आज मैंने छोटे काफ़ी कम वर्ड्स रखे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे कम से कम 10 वर्ड्स रखूँ, और आगे चैप्टर के अंदर बीच बीच में मैं उन वर्ड्स को यूज़ भी करूँ, और ताकि आपको बार बार रिपीट करता रहूँगा ये वर्ड्स, पे बार बार बोलता रहूँगा, जैसे अबेट, अबैश लेसन के बीच में, तो आपको भी बार बार सुनने में, सुन के आपको आदत हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इनके भी मैं सोच रहा हूँ वोकैब के आपको मैं रूट वर्ड से समझाने की कोशिश करूँ, और आगे इनको अच्छे से अच्छे वोकैब लेके आऊँ, आपके एग्ज़ाम्स में मदद करें।
तो ये तो हो गया आज हमारा फर्स्ट लेसन हो गया गाइज टेंस का। और अगर अच्छा लगा है तो लेसन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे के चैप्टर्स और लेसन्स बनाने के लिए। अभी टेंस की जस्ट स्टार्टिंग है, टेंस के अभी काफ़ी चैप्टर्स आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ इसके अगर आप साथ साथ नोट्स बना लें और रिवाइज करते रहें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आगे जाके जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये देखना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल्स और रेगुलेशन जितने भी हैं इनसे अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इनसे क्या होगा, बाद में सब इंटरलिंक्ड होंगे सारी चीज़ें। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे देखना, सब चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे जब आएंगी तो ये सब इंटरलिंक्ड होने शुरू हो जाएंगे। तब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों के लिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू, टेक केयर।